नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की एक सीरीज़ लाया हूँ, जिसमें आज हम कंप्लीट करेंगे हमारा अध्याय 9 सिद्धि स्थान का। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, वीडियो को आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। भगवान गणेश को याद करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश सभी के विघ्नों को दूर करें, सबका पढ़ाई में यूं ही मन लगता रहे, इसी सोच के साथ चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक में पिछले वीडियो में हमने बात की थी त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय के कुछ पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि मर्म त्रय का विवेचन किया था और 107 मर्म है ये चरक ने कहाँ बताया, सिद्धि स्थान अध्याय 9 में, ये हमने जाना था। मर्म नाश का महत्व जानता कि अगर 3 मर्म हैं जो प्रमुख हैं, उनमें से किसी भी एक मर्म को कोई नुकसान होता है तो वह व्यक्ति जीवित नहीं रहता है। ठीक है, तो ये मर्म नाश का महत्व है कि इसलिए मर्म की रक्षा करनी चाहिए। फिर मर्म स्थानों में वायु रक्षणीय है, तो बता रखा है कि जो वायु है वही बाकी दोषों को भी एक्टिवेट करती है, उनको रोग उत्पन्न करने में हेल्प करती है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर रोग में वायु की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसलिए जो है मर्म स्थानों में वायु से रक्षा करनी चाहिए। मर्म स्थानों की वायु वहाँ पे कुपित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर मर्माघात की चिकित्साओं की बात कर ली थी, अलग अलग एरिया के हिसाब से, शरीर की अलग चिकित्सा, हृदय की अलग और वस्ती की अलग। फिर हमने अपतंत्रक और अपतानक रोग की बात कर ली थी। उसके बाद तंद्रा और 13 बस्ती रोगों की भी हमने बात कर ली थी। आज के वीडियो में हम उत्तर बस्ती वर्णन, शंखक, अर्धाववेदक, सूर्यावर्त और अनंतवात रोग के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा नस्य कर्म के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में तिमिर रोग के बारे में पढ़ के जिस चैप्टर का अंत करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो उत्तरवस्ती क्या है? उत्तरवस्ती क्या है? मेडिसिमेंट्स गिवन पर यूरेथ्रा और पर वेजाइना, कि भाई मूत्र मार्ग या योनि मार्ग से जो बस्ती दी जाती है उसे उत्तरवस्ती कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो होता है बस्ती नेत्र, उसको बोलते हैं पुष्प नेत्र। यानी उत्तरवस्ती में जो बस्ती नेत्र काम में आता है उसे पुष्प नेत्र बोलते हैं। अब ये किसका बना होता है? सोने या चांदी का बना होता है। इसके अलावा चमेली या कनेर के पुष्प वृंत के समान इसकी आकृति होती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब पुष्प नेत्र छिद्र कितना बड़ा होता है? तो पीली सरसों के बराबर। ठीक है, पीली सरसों के दाने निकलने जितना जो पुष्प नेत्र का छिद्र होता है। लंबाई, ये लंबाई बता रहे कि पुरुषों के हिसाब से। ठीक है, तो लंबाई इसकी 12 अंगुल और इसमें कर्णिकाएं हैं। ठीक है, वो कितनी होती हैं? 2 होती हैं। रिंग्स मतलब, कर्णिका मतलब रिंग्स। ठीक है, रिंग्स, तो इसमें रिंग्स कितनी होती है? 2 होती हैं। फिर आकृति की बात करें तो गोपुच्छवत, गोपुच्छ मतलब गाय की पूंछ के साथ जैसी आकृति होती है। बस्ती पुटक, जनरली इसमें बस्ती पुटक क्या लेते हैं? बकरे का जो ब्लैडर है, बस्ती है, वो लेते हैं बस्ती पुटक के रूप में काम में। और इस उत्तर बस्ती की मात्रा आधा पल। ठीक है, जो स्नेह मात्रा होती है इसमें काम में लेते हैं वो आधा पल होती है। अब देखें हम आगे क्या लिख रखा है। तो उत्तर बस्ती इज इफेक्टिव इन डिजीज ऑफ ब्लैडर, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, सीवियर पेन इन योनि, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस एक्सेट्रा। यानी जो भी मूत्र मार्ग और योनि मार्ग से रिलेटेड बीमारियां हैं उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा बंध्यता के केस में भी उत्तरवस्ती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बता रखा है? डिजीज ऑफ ब्लैडर यानी मूत्राशय से रिलेटेड जो रोग होते हैं उनमें उत्तरवस्ती दी जाती है। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, प्रोलैप्स मतलब यूट्रस का जो बाहर निकल जाना। ठीक है, तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। फिर है सीवियर पेन इन योनि, कि किसी के योनि में या वेजाइना में जो सीवियर पेन हो रहा है उसकी जो है उत्तरवस्ती द्वारा चिकित्सा की जाती है। मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, कि आजकल मोस्ट कॉमन है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, तो उनकी चिकित्सा में भी उत्तरवस्ती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम स्त्रियों हेतु। अब स्त्रियों में क्या है? पुष्प नेत्र की लंबाई कितनी? 10 अंगुल, जबकि हमने कहाँ पढ़ी थी? ऊपर क्या पढ़ी थी? 12 अंगुल, वो पुरुषों में थी। ठीक है, छिद्र, यहाँ पे छिद्र, पुष्प नेत्र के छिद्र की आकृति क्या है? मुद्ग प्रमाण, मूंग के दाने के बराबर। और ऊपर अपन ने क्या पढ़ा था? यह पीली सरसप या पीली सरसों के जैसा आकार। ठीक है,
अब जो बस्ती नेत्र या पुष्प नेत्र है वो कितना इंसर्ट करते हैं फीमेल में, तो योनि मार्ग में 4 अंगुल और मूत्र मार्ग में 2 अंगुल इंसर्शन करते हैं। इसके अलावा अगर जो बच्ची है उसकी एज 10 साल से कम है तो उसमें मूत्र मार्ग में दी जाती है बस उत्तर बस्ती और 1 अंगुल इंसर्ट की जाती है। ठीक है, जो कुमारी होती है, जो बच्ची होती है, यंग गर्ल होती है, उसमें योनि मार्ग में उत्तर बस्ती नहीं दी जाती, क्योंकि जनरली उसमें योनि से रिलेटेड कोई रोग नहीं होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे जो है योनि मार्ग में बस्ती नहीं दी जाती, इसलिए यहाँ पे मूत्र मार्ग में बस्ती का बता रखा है बस, और 1 अंगुल जो है इंसर्ट करने का बोल रखा है। अब विधि की बात करें तो पुरुषों में उत्तर बस्ती देने की विधि, पुरुषों में उत्तर बस्ती देने की विधि ये क्या है कि व्यक्ति जो स्नान करने के बाद मांसरस या दुग्ध के साथ भोजन कर चुका हो, अपने मलमूत्र का त्याग कर चुका हो, ठीक है, उसे जानू के समान ऊंचे खाट या चौकी जिस पर कोमल बिस्तर बिछा हो उस पर सीधा सुखपूर्वक बैठा दिया जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के मूत्रेंद्रिय को हृष्ट करके यानी खड़ा करके घी से चुपड़ी हुई शलाका से मूत्र मार्ग का ठीक ठाक पता लगा लेना चाहिए। ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है या कंप्लीट कितनी लेंथ है वो सब पता करने के लिए जो है शलाका इंसर्ट की जाती है। यदि शलाका बिना किसी रुकावट के अंदर चली जाए तो उसे निकालकर मूत्रेंद्रिय की लंबाई के समान या उसके अनुसार पुष्प नेत्र प्रविष्ट करा दें। ठीक है, तथा जिस प्रकार गुदा में बस्ती प्रविष्ट की जाती है उसी प्रकार मूत्र मार्ग में सेवनी के ठीक सामने जो है पुष्प नेत्र का प्रयोग करना चाहिए। समझ में आई यहाँ तक बात? सबसे पहले क्या किया, रोगी को अच्छे से खिला दिया पिला दिया स्नान कराने के बाद, ठीक है, उसका मलमूत्र वगैरह सबके वेग को त्याग करवा दिया। फिर जो जानू यानी नीस की हाइट की जो बेड है उसके ऊपर अच्छा सुखपूर्वक आसन बिछा के या सुखपूर्वक बिस्तर बिछाओ, उस पर उसको सीधा सुखपूर्वक बैठा दिया जाता है। फिर उसके जो मूत्रेंद्रिय है उसको हृष्ट यानी खड़ा किया जाता है। ठीक है, फिर घी से चुपड़ी हुई शलाका को जो है मूत्र मार्ग में एंटर कराया जाता है, ताकि क्या है पता लगा सकें कि भाई मूत्र मार्ग में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। ठीक है, जैसे मूत्र रोग है कईयों में ऑब्स्ट्रक्शन भी पाया जाता है मूत्र मार्ग में, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन दूर हो जाए ताकि बस्ती जब अपन दें तो वो बस्ती द्रव्य आसानी से और इजीली बस्ती में प्रविष्ट हो सके। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये यूज करा गया शलाका वाला। ठीक है, यदि शलाका बिना किसी रुकावट अंदर चली जाती है तो उसको निकाल के फिर उसकी लंबाई के अनुसार या उसकी मूत्रेंद्रिय की लंबाई के समान जो है पुष्प नेत्र को प्रविष्ट करा देना चाहिए। ठीक है, फिर है जिस प्रकार गुदा में बस्ती प्रविष्ट की जाती है ठीक उसी प्रकार जो है मूत्र मार्ग में सेवनी के ठीक सामने पुष्प नेत्र का प्रयोग करना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं अपन कि पुष्प नेत्र का प्रवेश ठीक ठीक मूत्रेंद्रिय के प्रमाण के अनुसार ही करना चाहिए, कि जो मूत्रेंद्रिय है उसका शिश्न है उसकी जो साइज है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पेनिस की साइज के अकॉर्डिंग जो है पुष्प नेत्र इंसर्ट करना होता है। ठीक है, यदि असावधानी वश पुष्प नेत्र का प्रवेश अधिक हो जाए तो ब्लैडर में हानि होती है। वो भी इस बात है, ज़्यादा अंदर इंसर्ट हो जाता है तो उससे क्या है कि क्षत हो सकता है ब्लैडर में। ठीक है, चोट लग सकती है अंदर, तो इसलिए मूत्राशय में हानि हो जाती है। और यदि प्रमाण में कम पुष्प नेत्र प्रविष्ट किया जाए तो जो स्नेह है जो अपन बस्ती दे रहे हैं वो उचित रूप में जो है अंदर प्रविष्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बात? फिर है उत्तर बस्ती देते समय सुखपूर्वक न अधिक वेग से न ही हीन वेग से, ठीक है, हाथ सिर दबाकर, ठीक है, और अंदर की ओर जो है औषधि को प्रविष्ट कराना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बस्ती देते समय हाथ में कंपन न हो, और बाहर निकालते समय जब वो बस्ती नेत्र को बाहर निकाल रहे हो उस समय भी जो है हाथ में कंपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब उत्तर बस्ती द्वारा प्रयुक्त स्नेह बाहर निकल जाए तो तीसरी बस्ती देनी चाहिए, मतलब एक दिन छोड़ के फिर वापस बस्ती देनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आवश्यकता अनुसार जो है अनेक बस्तियां दी जाती है। उत्तर बस्ती के द्वारा दिया गया स्नेह बाहर नहीं निकलने पर उसे उसकी प्राय उपेक्षा कर देनी चाहिए। ठीक है, रात भर बिता देने के बाद दूसरे दिन प्रातःकाल पिप्पल्यादि वर्ती मूत्र मार्ग में डालकर स्नेह को बाहर निकालना चाहिए। मतलब जिस दिन आपने उत्तर बस्ती दी है उस दिन आपको वेट करना चाहिए कि भाई औषधि अपने आप निकल जाए, अगर नहीं निकलती है तो उसकी उस दिन के लिए उपेक्षा कर देनी चाहिए। फिर अगले दिन उसको पिप्पल्यादि वृत्ति के द्वारा जो है मूत्र मार्ग से प्रवृत्त कराना चाहिए उस औषधि का वेग। ठीक है, समझ में आ गई आपको
पुरुष को उत्तरवस्थी देने की विधि, सबसे पहले उसको स्नान करवाया रोगी को, फिर मांस रस या दुग्ध के साथ भोजन करवा दिया, मलमूत्र सभी के वेग त्याग करवा दिए। उसके बाद नी हाइट की जो एक खाट है या फिर एक बेड है उस पर अच्छा सुखपूर्वक बिस्तर बिछा दिया, उस पर उसको सीधा बिठा दिया। बिठाने के बाद उसका जो मूत्रेंद्रिय है उसको हृष्ट किया, ठीक है। फिर उसमें शलाका एंटर की, शलाका एंटर कर क्योंकि ताकि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है मूत्र मार्ग में उसका पता लगाया जा सके, ठीक है। फिर अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है और आसानी से शलाका अंदर चलेगी तो उस शलाका को निकाल कर फिर बस्ती नेत्र को प्रवेश कराया जाता है। बस्ती नेत्र कितना प्रवेश कराएंगे कि जितनी मूत्रेंद्रिय की साइज हो उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो अपने उस रोग के अनुसार जो है जो प्रविष्ट करवाएंगे। जहाँ तक ज़्यादातर क्या है, अपन जो मूत्रेंद्रिय का प्रमाण है उतनी ही अपन प्रविष्ट करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर ज़्यादा प्रविष्ट कराएंगे तो उससे क्या होगा, ब्लैडर को हानि पहुँच सकती है, और कम प्रविष्ट करवाएंगे तो प्रॉपर रूप से यानी उत्तरवस्थी का अयोग होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फिर अपन ने बस्ती दे दी, बस्ती निकालते वक्त और बस्ती देते वक्त हाथ नहीं कांपने चाहिए बस्ती देने वाले के, बस्ती दाता के, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है। फिर क्या है, बस्ती जब उत्तर बस्ती में प्रयुक्त स्नेह बाहर निकल जाए तो फिर उसके बाद एक बार और या जितनी बार अनेक बस्तियां दी जा सकती है आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। और अगर उत्तर बस्ती द्वारा दिया गया स्नेह जो है बाहर नहीं निकल पाता है तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिए एक दिन के लिए। अगले दिन क्या है, अगर फिर भी नहीं निकले तो पिप्पल्यादि वर्ती मूत्र मार्ग में देकर और स्नेह को बाहर निकालना चाहिए, ठीक है। अब आता है स्त्रियों में उत्तरवस्थी के बारे में क्या है कहा गया है। तो स्त्रियों में क्या है कि उत्तरवस्थी का जब कब देनी चाहिए, ऋतु काल में देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए, कारण क्या है इसका, ऋतु काल में गर्भाशय का मुख जो है वो खुला रहता है, यानी योनि शीघ्र ही स्नेह को ग्रहण कर पाती है। मतलब योनि की जो एब्जॉर्बिंग पावर है वो उस वक्त ज़्यादा होती है, पहली बात। दूसरी बात, जो योनि मुख है वो खुला हुआ रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस टाइम में एक्सपेक्टेड होता है कि अगर मैंने उनके बीच सेक्स हो, मेल पार्टनर से सेक्स करे तो वो जो मेल के स्पर्म्स है उसको प्रॉपरली ग्रहण कर सके और फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ सके। इसलिए जो है ऋतु काल में गर्भाशय का मुख खुला रहता है। तो दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई, गर्भाशय का मुख खुला होना और योनि का जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो थोड़ी ज़्यादा होना ऋतु काल में, ठीक है। इससे क्या है, शीघ्र स्नेह को ग्रहण कर लेती है। अब किन किन रोगों में उपयोग किया जाता है, तो बस्ती रोगों में, ठीक है, योनि भ्रंश में, बंध्यता में, योनि में तीव्र शूल अगर है उसमें, योनि व्यापदों में, ठीक है, प्रदर रोग में, मूत्र में रुकावट हो, या बूंद बूंद करके ड्रिपलिंग मिक्चुरेशन जिसे अपन बोलते हैं, ड्रिबलिंग मिक्चुरेशन, बूंद बूंद करके मूत्र त्याग, इन सब स्थितियों में जो है हम उत्तरवस्थी का प्रयोग करते हैं। अब अपन विधि की बात करें तो विधि क्या है, तो विधि ये है कि स्त्री को उत्तान सुलाकर दोनों पैरों को संकुचित कराकर पृष्ठवंश के ठीक सामने की ओर मुख करके नेत्र को योनि या मूत्र मार्ग में प्रविष्ट कराना चाहिए, ठीक है। दिन रात में 2 या 3 या 4 बार स्नेह का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब 24 आवर्स के अंदर 2 या 3 या 4 बार उत्तरवस्थी दी जा सकती है। उत्तरवस्थी का स्नेह न निकले तो पिप्पल्यादि वर्ती का प्रयोग करना चाहिए, जैसा अपन ऊपर भी पुरुषों के केस में भी अपन देख चुके हैं। बस्ती में लगाई जाने वाली जो वर्ती है वो अधिक मोटी बनानी चाहिए, ठीक है। अगर बस्ती में लगा रहे हैं आप वर्ती, उसको मूत्र मार्ग में दे रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। फिर है स्नेह की मात्रा को बढ़ाते हुए 3 दिन तक उत्तरवस्थी का प्रयोग करना चाहिए। फिर 3 दिन रुककर पुनः 3 दिन इस विधि के अनुसार स्नेह को बढ़ाते हुए उत्तरवस्थी देनी चाहिए। समझ में आई आपको ये बात। सबसे पहले तो कैसे प्रोसेस क्या किया, तो स्त्री को क्या उत्तान लेटाकर और दोनों पैरों को संकुचित करा के लेटा पोजीशन में लेटा देना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, उसमें जो है बस्ती नेत्र को प्रवेश कराना चाहिए। मात्रा कितना प्रवेश कराना चाहिए अपन पहले ही पढ़ चुके, 4 अंगुल, 2 अंगुल, 1 अंगुल, ठीक है। अगर मूत्र मार्ग में दे रहे हैं तो 4 अंगुल, माफ़ कीजिएगा, योनि मार्ग में दे रहे हैं तो 4 अंगुल, मूत्र मार्ग में दे रहे हैं तो 2 अंगुल, और अगर 10 वर्ष से कम की उम्र की कन्या है तो उसमें 1 अंगुल मूत्र मार्ग में, ठीक है, योनि मार्ग में नहीं देते हैं उनको। तो ये सब चीज़ें आपको याद हैं। फिर आते हैं स्नेह की मात्रा को बढ़ा दिया, 3 दिन तक उत्तरवस्थी यूज की, ठीक है। 3 दिन तक उत्तरवस्थी का हमने प्रयोग किया, फिर 3 दिन रुक गए अपन, फिर उसके बाद वापस 3 दिन तक इसी विधि के अनुसार उत्तरवस्थी दी जाती है मात्रा बढ़ा के। समझ में आ गई। इस प्रकार हमारा उत्तरवस्थी प्रकरण जो है इसका कंप्लीट हो गया। आपको आई होप समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना,
ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उत्तरवस्थी 10 नंबर में पूछ ली जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब हम आगे देखते हैं शंखक रोग के बारे में। ठीक है, शंखक रोग क्या है? तो इसमें सबसे पहले दोष कौन से प्रकोपित होते हैं? इसमें दोष प्रकोपित होते हैं रक्त, पित्त और वात। ठीक है, अब इसके लक्षण की बात करें हम, तो शंख प्रदेश में तीव्र वेदना होती है, यानी सिर में तीव्र वेदना होती है, दाह, लालिमा व भयंकर शोथ होता है, और विष के समान वेग तीव्र होता है। ठीक है, तीव्रता से फैलने वाला यह शोथ शीघ्र ही गले और सिर को अवरुद्ध कर देता है और 3 दिन में ही रोगी की मृत्यु कर देता है। समझ में आ गया? इन जनरल क्या है, 3 दिन में लीथल हो जाता है, 3 दिन में मारक हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, शंख प्रदेश में तीव्र वेदना या दाह, लालिमा, रेडनेस, ठीक है, और भयंकर शोथ होता है। ये शोथ क्या है, विष के समान तेजी से फैलने वाला होता है, और सिर्फ 3 दिन के अंदर ये सिर के साथ साथ गले के मार्ग को भी अवरुद्ध कर देता है, जिससे रोगी की जान चली जाती है। ठीक है, इसकी चिकित्सा की हम बात करें तो 3 दिन बीत जाने के बाद भी अगर रोगी जीवित हो तो प्रत्याख्यान चिकित्सा की जाती है। प्रत्याख्यान मतलब कि रोग के अकॉर्डिंग जो है वो चिकित्सा की जाती है। ठीक है, रोग की स्थिति को देख के। फिर है विसर्पवत चिकित्सा, कि विसर्प में जो चिकित्सा आपको बताई हुई है वो चिकित्सा यहाँ पे प्रयोग की जाती है। ठीक है, विरेचन तथा सेचन, मतलब विरेचन जो प्रक्रिया है उसका भी यहाँ पे यूज किया जाता है। इस तरह से आपने शंखक रोग को देखा है, तो आपको समझ में आ गया होगा शंखक रोग। मेरे हिसाब से इसमें और कोई डाउट वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब प्रत्याख्यान चिकित्सा, कई लोगों को हो सकता है डाउट हो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यही है कि रोगी को पहले ही बता देना है इसमें कि उसका अच्छा होना जो है वो थोड़ा कठिन है। ठीक है, और फिर उसको ऐसा कहकर फिर शिरोविरेचन या सेचन आदि जो भी अपन ने चिकित्साएं बताई हैं, विसर्प वगैरह, उनका प्रयोग करना चाहिए। प्रत्याख्यान मतलब रोगी को बताकर जो है चिकित्सा करनी चाहिए कि भाई ये रोग थोड़ा कठिन है, इसमें आपके ठीक होने के चांसेस कम है, और हम आपकी ये चिकित्सा करना चाहते हैं। तो ये सब है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये शंखक रोग इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आता है अर्धावभेदक रोग। अर्धावभेदक रोग जो है, इसमें क्या है, थोड़ा आज शोर आ सकता है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और मैं थोड़ा बाहर आया हुआ हूँ। तो इसमें क्या है, अर्धावभेदक रोग, इसमें निदान की हम बात करें तो रूक्ष, अति भोजन, अध्यशन, पूर्वी हवा, ओस, मैथुन का अति सेवन, मल मूत्र आदि के वेगों को रोकना, परिश्रम तथा व्यायाम आदि से, यानी ये सभी वात प्रकोपक जो है आहार विहार हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो क्या है, यहाँ पे निदान सेवन किया, अब इसकी संप्राप्ति देख लेते हैं। निदान सेवन किया, फिर क्या हुआ, उससे वात प्रकोप या वात कफ प्रकोप हुआ। ठीक है, तो प्रकोपित वात अकेली या कफ के साथ मिलकर सिर के आधे भाग को, ठीक है, हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है, सिर के आधे भाग को जो है जकड़ लेती है और अनेक लक्षणों युक्त अर्धावभेदक रोग की उत्पत्ति करती है। मॉडर्न साइंस में हम इसको माइग्रेन से कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब इसके लक्षण देखते हैं। तो मन्या, भ्रकुटी, शंख प्रदेश, कर्ण, नेत्र व ललाट के आधे भाग में शस्त्र से काटने अथवा अरणि मंथन के समान जो है तीव्र वेदना की उत्पत्ति होती है। सीवियरिटी होने पर, अगर इस रोग की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे क्या होता है, नेत्र व कर्णेंद्रियाँ नष्ट हो जाती हैं, यानी उसका सुनाई नहीं देता है, उसको दिखाई नहीं देता है रोगी को। तो ये सीवियरिटी जब बहुत ज़्यादा हो जाए, असाध्य की और बीमारी बढ़ जाए, तब उस कंडीशन में ऐसा होता है। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे आपने निदान देख लिए, ज़्यादातर वात प्रकोपक है। फिर संप्राप्ति देख ली कि निदान सेवन करने के बाद वात या वात कफ प्रकोप हुआ। फिर प्रकोपित वात अकेली या कफ के साथ मिलके जो सिर का आधा भाग है या ऊर्ध्व जत्रु का आधा भाग है उसको जकड़ लेती है, और फिर अनेक लक्षणों युक्त अर्धावभेदक की उत्पत्ति करती है। अनेक लक्षणों में क्या क्या है कि जैसे मन्या, भ्रकुटी, शंख प्रदेश, कर्ण, नेत्र, ललाट, इसके आधे भाग में जो है शस्त्र से काटने के समान तीव्र वेदना की उत्पत्ति होती है। और जब सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि जो नेत्रेंद्रिय है और कर्णेंद्रिय है रोगी की, वो नष्ट हो जाती है, यानी उसको ना दिखाई देता है न सुनाई देता है। ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है जब रोग असाध्य की ओर प्रवृत्त हो जाता है या बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा में इसमें क्या बता रखा है, चतुर स्नेह प्रयोग, कि चारों प्रकार के स्नेह कौन कौन से, घृत, तेल, वसा व मज्जा का प्रयोग करना चाहिए। शिरोविरेचन, ये तो आपको लिखना ही है शिर रोगों में। क्यों लिखना है,
क्योंकि नासा ही शीर्षोद्वार है। ठीक है, और जो चरक है ये वाग्भट का बोला हुआ, चरक ने बोला है क्या, द्वारम ही शीर्षो नासा। ठीक है, द्वारम ही शीर्षो नासा, ये चरक ने बोला है। और नासा ही शीर्षो द्वारम, ये जहाँ तक है मुझे याद है वाग्भट ने या फिर सुश्रुत में से किसी एक ने बोला है। ठीक है, जहाँ तक है वाग्भट ने बोला है। फिर है काय विरेचन, फिर नाड़ी स्वेद। ठीक है, नाड़ी स्वेद का भी प्रयोग किया जाता है। पुराण घृतपान। ठीक है, अनुवासन व निरोवस्ती, वात की चिकित्सा है तो अनुवासन व निरोवस्ती। शिरोवस्ती। ठीक है, और अग्निकर्म, इन सबका जो है यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार हमारा अर्धावभेदक रोग यानी माइग्रेन रोग भी यहाँ समाप्त होता है। अगली हम बात करते हैं सूर्यावर्त। सूर्यावर्त कुछ नहीं है, जब जब टेम्परेचर बढ़ता है, दिन में धूप बढ़ती है, तब तक रोगी को सिर दर्द होता है। जैसे ही इवनिंग हो जाती है, सनसेट हो जाता है, तो रोगी के जो लक्षण है वो खत्म हो जाते हैं और रोगी स्वस्थ महसूस करता है। ऐसा ही कुछ ये रोग है। ठीक है, बात करें इसके निदानों की तो मलमूत्र के वेगों को रोकना और अजीर्ण इसके निदान है। बात करें इसके लक्षणों की, निदान सेवन से क्या होता है, रक्त दूषित होता है और वायु दूषित होती है। ये दूषित रक्त और वायु क्या करते हैं, मस्तिष्क में प्रवेश कर उसको दूषित करते हैं। अब रक्त और वायु के द्वारा दूषित मस्तिष्क क्या होता है, सूर्योदय के समय उसकी किरणों की गर्मी से पिघलकर धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, तब दिन की वृद्धि के साथ साथ सिर की पीड़ा बढ़ती जाती है। दिन में जब क्षय होता है तो मस्तिष्क गाढ़ा होने लग जाता है और जो सिर में वेदना होती है वो शांत हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो मस्तिष्क में फ्लूइड पाया जाता है उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, कि वो फ्लूइड जब पतला हो जाता है दिन सूर्योदय के टाइम और धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, सूरज अपने चरम पे होता है, तो जो है वो मस्तिष्क ज़्यादा पिघल जाता है। ठीक है, ऐसे समय में क्या होता है, मस्तिष्क में जो वेदना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी जो मिड नून है उस वक्त जो है रोगी को सबसे ज़्यादा वेदना होती है शरीर में। और जैसे जैसे फिर सनसेट की ओर आता जाता है, सन धीरे होता जाता है, डाउन होता जाता है, डूबता जाता है, तो जो है रोगी के लक्षणों में कमी देखने को मिलती है। और जैसे ही सनसेट हो जाता है तो सिर की जो वेदना है रोगी की वो शांत हो जाती है। इसलिए यह रोग क्या कहलाता है, सूर्यावर्त रोग कहलाता है। समझ में आ गया आपको? आई होप समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अब इसकी चिकित्सा क्या बता रखी है, उत्तर भक्त घृतपान, घृतपान का प्रयोग यहाँ पे बता रखा है। इसके अलावा शिरोविरेचन का, काय विरेचन का प्रयोग कराया जा सकता है। ठीक है, शिरोवस्ती का प्रयोग किया जाता है। जंगल पशु पक्षियों के मांस का जो है शिरा प्रदेश पे उपनाह किया जाता है। ठीक है, घृत व दुग्ध का सिर पर परिषेक या सेचन किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा मोर, तित्तिर, लावा आदि पक्षियों के मांसरस से पकाए हुए दुग्ध से जो अपन घृत निकालेंगे उसको जीवनीय गण के कल्क और कल्क से 8 गुना दूध के द्वारा सिद्ध घृत से नस्य देना चाहिए। यहाँ पे 2 बार घृत बनाया। पहली बार क्या बनाया कि जो पक्षियों का मोर आदि पक्षी है उनका मांसरस से दूध को सिद्ध किया, फिर उस दूध का जो है घी निकाला। ठीक है, अभी इस घी में जीवनीय गण के जो है द्रव्य उनका कल्क मिलाना है, प्लस उस कल्क का जो 8 गुना दूध मिलाना है, फिर इसको वापस सिद्ध करके, है ना, और इसका घृत निकालना है। और इस घृत का जो है फाइनल में जो घृत बना है उसका नस्य देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये इस प्रकार से इसकी चिकित्साएं भी पूरी होती है। सूर्यावर्त इस प्रकार से हमारा आज कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अनंतवात की। तो अनंतवात में क्या है, इसके निदान क्या है कि ज़्यादा उपवास करने से या अत्यधिक शोक में रहने से, इसके अलावा रुक्ष भोजन या अतिशीत भोजन या अत्यल्प भोजन का प्रयोग अगर अपन करते हैं तो अनंतवात रोग होता है। ठीक है, निदान क्या है इसके, संप्राप्ति और निदान अपन ने देख लिया, संप्राप्ति देखते हैं। निदान सेवन किया, फिर उससे वातादि, वात पित्त कफ का प्रकोप हुआ। मन्या पृष्ठ वाय यानी ग्रीवा का पिछला भाग, ठीक है, वाटा, वाय नहीं वाटा है ये, तो ग्रीवा का पिछला भाग में तीव्र वेदना होती है और अनंतवात की उत्पत्ति होती है। समझ में आ गया आपको? निदान सेवन किया, त्रिदोष प्रकोप हुआ। मन्या पृष्ठ और वाटा यानी ग्रीवा का पिछला भाग, इनमें तीव्र वेदना होती है और अनंतवात की उत्पत्ति होती है। इसके लक्षण क्या कहें, गंड स्थल में एक पार्श्व रूप में कंपन होता है। ठीक है, नेत्र रोग, हनुग्रह, मन्या पृष्ठ वाटा में तीव्र वेदना, ये इसके लक्षण पाए जाते हैं। चिकित्सा क्या है,
शिराव्यध या शिरामोक्षण इसकी चिकित्सा है। और सूर्यावर्त में जो अपन ने चिकित्साएं सारी पढ़ी थी उन सभी का प्रयोग अनंतवात में भी किया जा सकता है। वातनाशक स्नेह श्वेत का प्रयोग और तर्पण नस्य का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। इस प्रकार हमारा अनंतवात भी कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम नस्य कर्म की। नस्य कर्म क्या है कि जो नासा द्वारा औषधियों को दी जाती है वही नस्य कर्म है। तो मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड थ्रू नोस्ट्रिल इज नोन एज नस्य कर्म। ए वाइज फिजिशियन शुड यूज नस्य कर्म टू ट्रीट ऑल टाइप ऑफ शिरोगत रोग, यानी जो शिर के रोग हैं उनमें इलाज के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए जो है फिजिशियन को या चिकित्सक को या बिशप को जो है नस्य कर्म का प्रयोग करना चाहिए। नस्य कर्म क्या है कि जो नोस्ट्रिल या नासा द्वार है उसके द्वारा औषधियों को जो है प्रविष्ट करवाना नस्य कर्म कहलाता है। ठीक है। द्वारम ही शीर्षो नाशा, ये मैंने आपको बता दिया, चरक सिद्धिस्थान 9 का श्लोक नंबर 88 है कि सिर का द्वार नासिका है। ठीक है। नस्य के भेद या आप पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है, या आपने चरक में पूर्वार्ध में भी पढ़ा है, या आपने जो है वैशज कल्पना में भी पढ़ा है। ठीक है। ये आपने अष्टांग में भी पढ़ा है, लेकिन ये अष्टांग वाले वेद नहीं है, ये वाले चरक वाले वेद हैं। ठीक है। आपको यहाँ चरक वाले वेद याद करने हैं। तो चरक पूर्वार्ध में आप पढ़ चुके हैं। नावन जो है स्नेहन और शोधन। ठीक है। अवपीड़न, शोधन और स्तंभन 2 प्रकार का होता है। इसके अलावा धमापन हो गया, धूम हो गया और प्रतिमर्श नस्य हो गया। ठीक है। फिर कर्म के अनुसार नस्य के भेद रेचन, तर्पण और शमन, ये सब आपको पता है। ठीक है। अब तर्पण जो विरेचन या तर्पण तथा शमन नस्य का प्रयोग कब करते हैं, ठीक है, किन रोगों में करना चाहिए, तो वो बताया गया यहाँ पे। विरेचन नस्य का प्रयोग बताया है कि शिरः प्रदेश में अगर जकड़ाहट हो, शून्यता हो, भारीपन आदि हो तो उसके करने वाले कारण क्या होता है, कफजन्य विकार है। तो इन कफजन्य विकारों में शिरोविरेचन नस्य का प्रयोग करना चाहिए, यानी विरेचन नस्य का प्रयोग करना चाहिए। फिर आता है तर्पण नस्य। तो शिरः कंप, अर्दित आदि वातजन्य रोगों में शिर को तृप्त करने वाले नस्य का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो तर्पण नस्य, तर्पण क्या है, वातनाशक होगा तो इसलिए तर्पण। विरेचन क्या है कि जो कफजन्य रोगों को अगर आपको दूर करना है तो शिरोविरेचन नस्य का प्रयोग किया है। शमन नस्य, शमन नस्य क्या है, रक्त पित्त आदि रोगों में शमन नस्य का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। मतलब तीनों दोषों से रिलेटेड बता रखा है। रेचन जो है वो कफ से रिलेटेड, तर्पण वात से रिलेटेड, और जो शमन है वो पित्त से रिलेटेड हो गया, पित्तजन्य रोगों से रिलेटेड। अब आता है धमापन नस्य। धमापन को जो है सुश्रुत और वाग्भट ने प्रदमन नस्य भी कहा है। तो जिसमें क्या है, चूर्ण का नस्य लेने को धमापन नस्य कहते हैं। ठीक है। यह शरीर के स्रोतों का विशोधन करता है, कि शरीर के स्रोतों को शोधन करता है, साफ करता है। अब आता है धूम पान। धूम क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेचनिक। ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। जो प्रायोगिक है वो डेली यूज कर सकते हैं, और स्नेहिक और वैरेचनिक जो है आप रोग की अवस्था में यूज कर सकते हैं। फिर आता है प्रतिमर्श नस्य। प्रतिमर्श नस्य क्या होता है, सर्वथा निर्दोष होता है। यह स्नेहन व शोधन दोनों कर्म करने वाला होता है। इसमें जो है रोगी को 2-2 बूंद औषध दोनों नासिकाओं में प्रविष्ट करवाई जाती है। फिर उसको गले तक पहुंचने पर कफ के रूप में, स्टीवन के रूप में जो है थूक देना चाहिए। ठीक है। ये अपना प्रतिमर्श नस्य है। अब शिरोविरेचन की विधि के बारे में हम बात करें तो शिरोविरेचन नस्य की विधि क्या है, तो शिरोविरेचन के लिए बताए गए फल आदि औषधियों का चूर्ण बनाकर नस्य के लिए तथा उन्हीं औषधियों का स्नेह पकाकर विरेचन के लिए देना चाहिए। यहाँ पे मतलब नस्य और विरेचन दोनों प्रक्रियाएं अपन कर रहे हैं, इसलिए जो है इसको शिरोविरेचन बोलते हैं। ठीक है। शिरोविरेचन और नस्य में भेद है, वो यही भेद है। यहाँ पे विरेचन भी कर रहे हैं अपन नस्य के साथ साथ, और उसको शिरोविरेचन नाम दिया है। फिर है तर्पण नस्य की विधि। तर्पण नस्य में क्या है कि मधुर वर्ग जो विमान स्थान के रोग विषज्जिती अध्याय में वर्णित है, उनके द्रव्यों से विधि पूर्वक स्नेह पकाकर नस्य देने से क्या होता है, तर्पण होता है। ठीक है। फिर नस्य की विधि बता रखी है कि जो व्यक्ति मल मूत्र आदि का वेग त्याग कर चुका हो, जो सूर्योदय से पहले अथवा मध्याह्न काल में अच्छे बिस्तरे से युक्त खाट पर सोया हो तथा सिर कुछ नीचे की ओर हो और पैर ऊंचा उठा हुआ हो, यानी रोगी की पोजीशन इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसका सिर नीचे और पैर ऊपर होने चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इस प्रकार शयन किए हुए व्यक्ति के नासिका छिद्र में तर्पण नस्य का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। समझ में आ गया। और इसी प्रकार सिर की शुद्धि से पहले सिर का
स्वेदन करना चाहिए। वो तो अपन को पता ही है कि जो पंचकर्म है उससे पहले पूर्व कर्म करने चाहिए, और स्वेदन एक पूर्व कर्म है। अब धूमपान का प्रयोग, धूमपान क्या होता है कि नस्य क्रिया में स्वेदन करने से उत्क्लेशित कफ स्नेहन करने से स्नेह में रहने वाले स्वाभाविक शीतल गुण के कारण वह कफ पुनः शरीर में जम जाता है। कई बार अपने क्या होता है कि अपन स्वेदन वगैरह करते हैं, उससे क्या होता है दोष आ तो जाते हैं कोष्ठ में निकलने के लिए बाहर, लेकिन जब अपन उसका क्या बोलते हैं स्नेहन करते हैं तो क्या होते हैं दोष अति स्नेहन के शीतल गुण के कारण पुनः जो है वो जमा होने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे सिर में यहाँ दोष तो सिर में जमा होने लग गए। अब जमा हुआ वह कफ कर्ण, मन्या, गला आदि स्थानों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। इसलिए नस्य कर्म के बाद कफ को नष्ट करने वाले धूम का प्रयोग करना चाहिए। फिर है धूमपान के बाद हितकर आहार का सेवन, निवात या उष्ण स्थान में निवास, इंद्रियों को वश में करना आदि कार्य करने चाहिए। यह औपीड़ नस्य की विधि है। ठीक है, औपीड़ नस्य इस प्रकार दिया जाता है। यही विधि प्रदमन नस्य की भी है, किंतु नस्यार्थ औषध चूर्ण रूप में 6 अंगुल लंबी नली में रखकर जो मुख से फूंक कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको सारी समझ में आ गई होंगी। धूमपान का प्रयोग बता रखा है यहाँ पे, कब करना चाहिए कि जब स्वेदन के बाद स्नेहन करा तो क्या हुआ कि जो कफ दोष था वो फिर से जमा होने लग गया रोगी के शरीर में। ऐसे में क्या है कफनाशक औषधियों के जो औषधीय द्रव्य हैं उनका जो धूमपान जो है रोगी को नशे के बाद कराना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो कफ है उसका शमन होता है और रोगी को जो कफजन्य रोग होने की संभावना है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, धूमपान का प्रयोग के बाद जो है इतकर आहार विहार का सेवन करना चाहिए। निवात यानी वात रहित या उष्ण स्थान में निवास करना चाहिए। इंद्रियों को अपने वश में करना आदि कर्म करने चाहिए। यह विधि औपीड़ नस्य की भी है और प्रदमन नस्य की भी है। ठीक है, बस प्रदमन नस्य में क्या अपन चूर्ण काम में लेते हैं और 6 अंगुल लंबी नली से जो है रोगी के नासाद्वार में फूंक मार के जो है नस्य दिया जाता है। ठीक है, फिर है गर्भिणी में नस्य कि क्षीण देह वाले व्यक्तियों में या विरेचन करने के बाद या गर्भिणी में या व्यायाम से थके हुए या पिपासा से पीड़ित व्यक्तियों में जो है रूक्ष स्नेह का प्रयोग करने से प्रकुपित वायु अनेक रोग उत्पन्न करती है। ऐसी स्थिति में वातनाशक सभी स्नेह एवं भ्रंगण एवं स्वेदन आदि विधियों का प्रयोग करना चाहिए। विशेषकर गर्भिणी को नस्य देने पर यदि वातज रोग हो जाए तो घृत व दुग्ध का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, घृत और दूध का प्रयोग करना चाहिए, यहाँ पे बता रखा है। इस प्रकार से हमारा नस्य प्रकरण भी कंप्लीट होता है। नस्य प्रकरण में आपने नस्य के बारे में पढ़ा। ठीक है, क्या किसे कहते हैं नस्य, नस्य के भेद के बारे में पढ़ा, फिर नस्य के कर्मानुसार भेद, फिर विरेचन तर्पण और शमन नस्य का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में अपन ने जाना। दमापन नस्य क्या होता है ये जाना, धूमपान क्या होता है ये जाना, धूमपान के भेद जाने, प्रतिमर्श नस्य के बारे में जाना, फिर विधियों के बारे में जाना, शिरो विरेचन की विधि, तर्पण की विधि, औपीड़ नस्य की विधि, प्रदमन नस्य की विधि, इन सब के बारे में अपन ने जाना। नस्य की जनरल विधि जो है उसके बारे में जाना। ठीक है, नस्य के टाइम रोगी की पोजीशन क्या होनी चाहिए वो जाना। इसके अलावा गर्भिणी में क्या नस्य देना चाहिए, वो कैसा देना चाहिए उसके बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं तिमिर रोग की। तो तिमिर रोग में ज़्यादा कुछ नहीं है, अपना 4-5 लाइन का है तिमिर रोग है। तो इसमें क्या होता है कि ज्वर तथा शोक आदि से संतप्त पुरुष में तथा मद्यपान करने वाले पुरुषों में नस्य का प्रयोग करने से तिमिर रोग उत्पन्न हो जाता है। इसकी चिकित्सा क्या है, रूक्ष एवं शीतांजन का प्रयोग। ठीक है, इसके अलावा लेप और पुटपाक का प्रयोग जो है यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ज्वर है, ठीक है, मद्यपान है, ये सब पित्तवर्धक है। ठीक है, पित्त की यहाँ पे दुष्टि है, इसलिए यहाँ पे क्या है कि शीतांजन का प्रयोग बताया। ठीक है, और पित्त सर और द्रव होता है, इसलिए यहाँ पे रूक्ष गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग बताया गया है। इसके अलावा जो है लेप पुटपाक आदि का प्रयोग यहाँ पे बताया गया है। अब थोड़ा बहुत अपन जान ले एक एक नस्य के 5 भेदों के बारे में, बेसिक छोटा मोटी नॉलेज। नावन नस्य, नावन नस्य में क्या है कि मेडिकेटेड ऑयल इज इंस्टिल्ड इन नॉस्ट्रिल्स, कि जो नासिका है द्वार उसके अंदर क्या है मेडिकेटेड औषधीय जो स्नेह है वो दिए जाते हैं। औपीड़ नस्य, औपीड़ नस्य क्या है मेडिसमेंट इज स्क्वीज्ड फ्रॉम कल्क ऑफ द्रव्य, कि यह द्रव्य लेते हैं जिन द्रव्यों का अपन को नस्य देना उनका कल्क बना दिया, फिर उस कल्क को एक कपड़े में डाला और फिर उसके बाद उसको निचोड़ा कपड़े को, और इस प्रकार जो नस्य दिया वो औपीड़ नस्य हो गया। ठीक है, फिर अगला आता है दमापन नस्य। दमापन नस्य क्या है मेडिसिनल पाउडर, जो चूर्ण है उसका नस्य जो अपन देते हैं उसको दमापन या प्रदमन नस्य कहते हैं। धूम नस्य, धूम नस्य में आप जानते हैं कि जो धूम है स्मोक है
वो उसको इनहेलेशन करवाया जाता है रोगी को। फिर लास्ट में प्रतिमर्श नस्य। प्रतिमर्श नस्य कुछ नहीं है कि मेडिकेटेड ऑयल जो होता है, स्नेह होता है, उसकी 2 बिंदु जो है वो प्रत्येक नोस्ट्रिल में डाली जाती है। अब ये क्या है, इट कैन बी डन इन हेल्दी पर्सन एज वेल, इसको स्वस्थ व्यक्ति में भी दिया जा सकता है। ये पूरी तरह निर्दोष या दोष रहित होता है, ठीक है, और बहुत फर्क करता है, शोधन और शमन दोनों काम करता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा आज अध्याय 9 पूरी तरह समाप्त होता है। बड़ा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। एक बार वापस रिवाइज करना, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना। इस वाले चैप्टर में हमने उत्तरवस्ती का वर्णन, इस वाले जो आज के वीडियो है उसमें हमने उत्तरवस्ती का वर्णन पढ़ा, पुरुषों में स्त्रियों में उत्तरवस्ती देने की विधि का वर्णन पढ़ा, उत्तरवस्ती नेत्र यानी पुष्प नेत्र के बारे में हमने जाना, बस्ती पुटक के बारे में हमने जाना, बस्ती की मात्रा के बारे में हमने जाना, ठीक है। फिर उसके बाद जो है शंकक और अर्धावभेदक रोग जो शिर के रोग हैं उनके बारे में जाना। फिर सूर्यावर्त और अनंतवात रोगों के बारे में भी अपन ने जानकारी प्राप्त की। फिर नस्य कर्म के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा और लास्ट में तिमिर रोग के साथ जो है चैप्टर का अंत किया। इस प्रकार से हमारा सिद्धि स्थान अध्याय 9 त्रिमर्मीय सिद्धि आज कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में भी, ठीक है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्या है इस पेंडेमिक में जो है लोगों को अच्छी से अच्छी जो आयुर्वेद के रिलेटेड नॉलेज मिलती रहे, ठीक है। और हाँ, प्लीज़ और कमेंट ज़रूर करें, जो भी हो आपका, जो भी रिव्यू हो, ठीक है, जो भी क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।